बाकी लोगों ने जो क्लियर कर चुके एग्ज़ाम उन्होंने कैसे लिखे हैं आंसर्स, उनको आप देखिए, उसी से आप सीखोगे। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आई वुड से कुछ क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर्स के पे बेस्ड है वो काफ़ी बार सिमिलर होते हैं जो कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। वो है कि आप PYQ प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर लीजिए CSAT की। राइट सर, मैंने बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करी, बट ऐसा है कि आप सीखते हो इससे। मैं ये कहूँगा कि आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और देखिए आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। बट मुझे उसमें कोई पॉइंट नहीं लगता कि आप एक ही चीज़ दोबारा 2-3 सोर्सेज से पढ़ रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है अनय नाविंदर सर, जिनका 32 रैंक के साथ UPSC में सिलेक्शन हुआ। ये सर का सेकंड अटैम्प्ट था। इसी के साथ सर का जो ऑप्शनल है वो काफ़ी अलग है, यानी कि एग्रीकल्चर था। तो आज हम सर की स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं, स्ट्रेटजी जानते हैं, बुक लिस्ट जानते हैं और उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, जो भी बात इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अनय नितिन नाविंदर है और मैंने ICT मुंबई से बीटेक किया है केमिकल टेक्नोलॉजी में। यस। ओके, सो सर आप बीटेक बैकग्राउंड से हो, तो आपने सिविल सर्विसेज के बारे में क्यों सोचा सर? एक्चुअली मैंने कैंपस प्लेसमेंट लिया था बीटेक के बाद, बट जॉब जब मैंने ज्वाइन करी तो मुझे ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा डाइवर्सिटी है काम करने की और मैं अपने स्किल्स को यहाँ ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन करूँगा और इस एग्ज़ाम की तैयारी का प्रारंभ करूँगा। राइट सर, जैसे कि सर कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज एक लॉन्ग जर्नी है और सर कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में जो सिलेक्शन हो जाता है उसकी खुशी अलग होती है। तो सर जब रिजल्ट आया और आपका टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है तो सर उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? काफ़ी आनंद था जब रिज़ल्ट आया और आई मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। और एक खुशी इस बात से भी निकल रही थी कि अब इस साइकिल में दोबारा पढ़ना नहीं है, अब प्री नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी टेंशन था, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा था 5 दिनों में ही था, तो उसका टेंशन एकदम से चला गया। तो वो भी बहुत बड़ी बात थी तब। यस, दैट्स इट। ओके, सो सर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, सिविल सर्विसेज में आए, तो स्टार्टिंग में आपने कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन को सर? द फर्स्ट थिंग, मैंने जब प्रिपरेशन का डिसाइड किया कि मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मैंने ये देखा कि जो लोग जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं पहले, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की है, उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, जो अपने ब्लॉग्स लिखे, उनको मैंने देखा, पढ़ा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये सब करना होता है और मुझे ऐसे करना है और मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा। तो ये मैंने पहली चीज़ करी कि जिन्होंने क्लियर किया है उनसे इनडायरेक्टली गाइडेंस लेकर स्टार्ट किया। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस ईयर आउट ऑफ 4 UPSC रैंकर्स इज एन अनअकैडमी सब्सक्राइबर्स। गाइस, इस बार अनअकैडमी से टोटल 178 रैंकर्स या टॉपर निकले हैं। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी UPSC प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे उनकी GS बैचेस की बात करें या सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर उनके बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जैसे कॉम्बैट वगैरह होते रहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। आगे मैं आपको बता दूं UPSC CSE GS कॉम्बैट के बारे में। गाइस, ये गेमिफाइड तरीके से होने वाला एक लाइव क्विज़ है जहाँ पर टोटल आपको 54 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 मिनट्स में, और जो कि आपके UPSC के सिलेबस के होते हैं। सो गाइस, ये जो कॉम्बैट है 11 मई को होने वाला है सुबह 11 बजे से। सो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कोड स्टूडेंट जरूर यूज़ करें। अगर मैं इसमें कॉम्बैट में बताऊं, आपको लाइव आपका स्कोर जानने को मिलेगा, लाइव आपकी रैंकिंग जानने को मिलेगी, साथ ही इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही जो ये क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट तो जरूर कोड यूज़ करें, फ्री में एनरोल हों। आगे मैं आपको बता दूं T20 डेली करंट अफेयर्स सीरीज के बारे में, जो कि प्रशांत धवन सर के द्वारा लाई जाती हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 30 मिनट में करने होते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। साथ ही गाइस, ये मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे होता है अनअकैडमी पर। सो गाइस, डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली इस करंट अफेयर्स की जो T20 डेली करंट अफेयर सीरीज़ है इसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राइट सर, सो आपने इनडायरेक्टली गाइडेंस लेकर स्टार्ट किया और डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और साथ ही सर आपने सेल्फ स्टडी किया। तो सर इतना जुनून, मोटिवेशन कैसे आया आपके पास?
सिविल सर्विसेज का तो मोटिवेशन था मुझे, और उसके बाद जब डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना ही है तो फिर मुझे ये हेल्प काफ़ी मिली टॉपर से जो पहले जिन्होंने क्लियर किया था, और कुछ लोग हैं तो मैंने टॉक्स देखे जिन्होंने बहुत ही अलग अप्रोच लिया इस एग्ज़ाम के लिए। और मुझे अगर एक बात बतानी तो मैंने एक टॉपर्स को कहते सुना था कि दिस एग्ज़ाम इज़ सिंपल, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ईजी बट दिस एग्ज़ाम इज़ सिंपल। तो ये एक लाइन मुझे बहुत तब अपीलिंग लगी कि अच्छा सिंपल है, कर सकते हैं, तो करने का तब उत्साह था। ओके, अब आप भी एक टॉपर हो सर, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मेरा भी वही कहना है कि जो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो पहले इस एग्ज़ाम को समझिए। इसके एग्ज़ाम के साथ थोड़ा आप समय बिताना पड़ेगा आपको कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आपके स्किल्स क्या है इस एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन वर्क करता है इस एग्ज़ाम में। किसी का कोई ऐसे बहुत अच्छा हो, किसी का ऑप्शनल अच्छा हो, किसी के जीएस पेपर्स अच्छे हो, तो एक हर अलग कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए वर्क करता है। तो आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है और उस पर आप फोकस कीजिए, एंड ये अच्छा तरीका है इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करने का। सो सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए सर, प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स की आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? प्रीलिम्स के लिए तो आपको दोनों चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। एक तो आपके कंटेंट को, आपको बड़ा बेसिक कंटेंट को पढ़ना होगा, और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी होगी एमसीक्यू सॉल्व करने की, क्योंकि कंटेंट पढ़ना एक बात है और एक एमसीक्यू सॉल्व करना अलग बात है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि आप अपने कंटेंट को, आपने जो नॉलेज गैदर किया है उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और ऐसा होता नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ा हो और उसी में से आ रहा हो। आपने अभी तक जो भी आपको पता है वो सब का यूज़ करके आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्रीलिम्स में बेसिकली आपको कंटेंट पे वर्क करना है, बेसिक बुक्स पे वर्क करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने जितने हो सके उतने। राइट सर, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, तो लास्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था उसमें क्या हुआ सर? मैं लास्ट टाइम भी इंटरव्यू तक पहुंच पाया था, बट मेरे मेंस के रिटन एग्जाम में नंबर कम आए थे तो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया मैं। ओके, सो प्रीलिम्स लास्ट टाइम आपने प्रीलिम्स को कैसे किया था, इस बार क्या चेंज किया था प्रीलिम्स में? फिर प्रीलिम्स तो हो जाता है तो सेम उसी तरीके। हाँ, वैसे मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया तो तब मुझे काफ़ी टेंशन था, बट उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे करना क्या चाहिए और जो मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो सेकंड टाइम जब प्रीलिम्स दिया तो मैंने ज़्यादा टेंशन लिया नहीं था, और जब फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसका रिजल्ट आना था जो लगभग 24-25 सितंबर के पास आया, और 10 अक्टूबर को नेक्स्ट प्रीलिम्स था। तब तक मैंने पढ़ा नहीं था, वो 10-15 दिनों में ही मुझे कवर करना था जो भी था। तो मैंने वही किया जो फर्स्ट में किया था मैंने, कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ बेसिक बुक्स को फिर से रिवाइज़ किया, और जो कुछ टॉपिक्स होते हैं मिसलेनियस जो आपको नंबर दिला सकते हैं, जैसे रिवर्स हो, ज्योग्राफी के लोकेशंस हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करना होता है पहले एग्जाम के। दैट हेल्प्स अ लॉट। राइट, नोट्स वगैरह बनाए थे सर आपने? मैंने प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाए कभी, क्योंकि प्रीलिम्स के नोट्स आप बुक से पढ़ो तो वही इंपॉर्टेंट है, बट मेंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे जो काफ़ी हेल्पफुल लगे मुझे बाद में याद, वही है। ओके, और सर मेंस के लिए बताइए सर, मेंस में आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? लास्ट टाइम आपके कितने मार्क्स थे, इस बार कितने? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मेंस में नंबर कम थे तो मुझे इम्प्रूव करना था मेंस के रिटन एग्जामिनेशन में, स्पेशली जीएस के 4 पेपर्स में। तो मैंने उसी पे काम किया, थोड़ा देखा कि मेरी शॉर्टकमिंग्स कहाँ पे, उसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपने 90 नंबर बढ़ाए इस बार मेंस के एग्ज़ाम में, स्पेशली जीएस 4 जीएस पेपर को मिलाकर मैंने 90 नंबर बढ़ाए। तो वही है कि आप देखो आपकी कमी कहाँ रह रही है, आपको और क्या करना चाहिए। बाकी लोगों ने जो क्लियर कर चुके एग्ज़ाम उन्होंने कैसे लिखे हैं आंसर्स, उनको आप देखिए, उसी से आप सीखोगे। राइट सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने इम्प्रूव किया, तो सर क्या इम्प्रूवमेंट किया, जैसे कि आंसर राइटिंग की या फिर और कुछ भी? आंसर राइटिंग तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत की थी, सेकंड अटेम्प्ट में कंपैरेटिवली कम की, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लिख पा रहा हूँ, बस मेरे पास कुछ कंटेंट की कमी है, कुछ वैल्यू एडिशन की कमी है आंसर्स में। तो जब सेकंड अटेम्प्ट था तो मैंने वैल्यू एडिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। टेस्ट सीरीज़ तो मैंने करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसी को दोबारा देखने का ट्राई किया कि मेरे पेपर कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड वो इंश्योर करने के बाद मैंने जो बनाया था मेरी स्ट्रैटेजी उसी को फॉलो करा। ओके, और जो एथिक्स ऐसे है सर, उसमें कितना मार्क्स रहा लास्ट टाइम और इस बार? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऐसे में 145 आए थे, जो इस बार थोड़े घट गए, 133 आए। किंतु एथिक्स में मेरे लास्ट ईयर 89 आए थे, जो इस बार 127 हो गए, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। और हाँ, तो वही नॉर्मली स्टूडेंट्स के इन 2 सब्जेक्ट या ऐसे और एथिक्स में कम रहते हैं मार्क्स, तो सर इसके लिए आप क्या किया, स्पेशली कैसे पढ़ा?
ये दोनों पेपर में ना एक अलग आंसर राइटिंग की स्किल आवश्यक है। एक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है जो एसे और एथिक्स दोनों में काम आता है। तो जो भी जिनको भी इन दो विषयों में दुविधा है, जिनको प्रॉब्लम्स है, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए कि एक आर्ट जो है ये आंसर्स लिखने का, टू राइट आंसर्स टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो उनको थोड़ा फिर से एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना होगा। उसी से आपको उन्हें पता चलेगा कि व्हाट आर देयर शॉर्टकमिंग्स, व्हाट दे हैव टू एड्रेस इट एंड व्हाट एग्जैक्टली कैन हेल्प देम स्कोर गुड इन द टू पेपर्स। राइट सर। जो सर मेंस है सर, मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है वो कितनी हेल्पफुल लगती है आपको? मेंस की टेस्ट सीरीज़ आई वुड से कुछ क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज़ में करंट अफेयर्स के पे बेस्ड है वो काफ़ी बार सिमिलर होते हैं जो कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते भी है जो काफ़ी वेग होते हैं बहुत बार, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम मेंस आंसर राइटिंग, और जो करनी चाहिए सबको टेस्ट सीरीज़, वो ये है कि आपको पता चलता है कि आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हो कि नहीं। और इससे बड़ी बात, जो क्वेश्चंस आपने कभी सुने नहीं है, कभी देखे नहीं है, उनके आंसर्स आप लिख पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि फाइनल एग्जाम में कमीशन हमेशा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देगा जो आपने कभी देखे नहीं हो, तो उनके आंसर्स लिखना बहुत बड़ी बात होती है फाइनल एग्जाम में। तो वो आप सीख सकते हो मेंस टेस्ट सीरीज से। राइट सर। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि यूपीएससी का आपने ये 2 बार एग्ज़ाम दिया है सर, तो ये जो मेंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनका भी रोल लगता है आपको कुछ? मुझे तो बड़ा रोल लगता है इनका, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको पता चलेगा कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो ये कमीशन क्यों पूछेगा, क्योंकि इसने पहले पूछा है सिमिलर टॉपिक, अथवा ये क्यों नहीं पूछेगा क्योंकि कमीशन ने कभी नहीं पूछा ये टॉपिक। तो आपको ये एक डिफ्रेंशिएट करने का आइडिया आ जाएगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कमीशन के पर्सपेक्टिव में, और आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ओके। जो प्रीलिम्स एंड मेंस है सर, आप साथ में प्रिपरेशन करते थे या फिर अलग करते थे? तो जैसे कि एग्ज़ाम के पहले अलग करते थे प्रीलिम्स के, कैसे करते थे? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मुझे वो फियर था कि प्रीलिम्स नहीं होगा क्लियर, और नहीं हुआ तो 1 साल पूरा रुकना पड़ेगा फिर से। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, तब मेंस को थोड़ा इग्नोर किया था। और सेकंड अटेम्प्ट में तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, 15 दिन प्रीलिम्स के लिए मिले, 2 महीने मेंस के लिए, तो बहुत शॉर्ट पीरियड था। फिर भी जब एग्ज़ाम आती है तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। जब प्रीलिम्स हो तो आपको डेडिकेटेडली प्रीलिम्स का प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। तो दैट इज़ ओके। सो सीसेट के लिए तो आई थिंक इंजीनियर बैकग्राउंड वालों को ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना होता है क्या? हाँ, मुझे कभी आवश्यकता नहीं हुई किसी सीसैट के लिए कुछ अलग से करने की। बस एक था, मैंने उसको इग्नोर भी नहीं किया फुल्ली। एग्ज़ाम के पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2-3 साल के, उनको आप टाइम लिमिट में सॉल्व कीजिए। टाइम लिमिट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है सीसैट। आता तो सभी को है, बट वो कंस्टेंट टाइम का होता है एग्जाम में कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने जो सही भी हो और आपको आते, मतलब आप उसको सॉल्व कर पाए। तो वह है कि आप PYQ प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर लीजिए सीसैट की। राइट सर। सर मेंस के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आप मेंस देने जाते हो तो क्या कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं, या फिर जो छूटने वाले होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हो? फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था मेरे साथ, हर GS पेपर में मेरा एक 1.5 क्वेश्चंस रह गया था। तो इस बार मैंने कोशिश करी कि एक भी ना छूटे, और नहीं छूटा। तो इससे छूट जाता है क्वेश्चन तो आप 10-15 मार्क्स सीधा बाहर हो जाते हो। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन छूटने वाला है, टाइम कम है, तो आप पहले 15 पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक 10 मार्क के होते हैं, एक 15 मार्क के होते हैं। अभी तक ये चल रहा है ट्रेंड, हो सकता है बदल जाए। किंतु यदि आपको लग रहा है कि अब मेरा पेपर छूट रहा है, तो आप ऐसा करिए कि आप 15 मार्क्स वालों को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो उसमें नंबर ज़्यादा है तो आप कम नंबर खो रहे हो, और 10 मार्कर को लास्ट में रखिए। और फिर लास्ट में आप चाहो तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्किप कर दीजिए, शॉर्ट टाइम बहुत कम बचा है। सिर्फ मेन बॉडी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख दीजिए, तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे उसके, जो बहुत अच्छे हैं 0 मिलने से। राइट सर। ओके सर, आपको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो सर इंटरव्यू के लिए आप क्या करें? इंटरव्यू के लिए जो मैंने देखा है, 2 बार मैंने दिया है इंटरव्यू UPSC को, तो वहाँ आपकी नॉलेज तो चेक नहीं हो रही, वहाँ आपकी पर्सनालिटी होती है, यही कमीशन खुद कहता है।
और वहाँ आपको प्रिपरेशन करना है अपने आप के बारे में, आप कहाँ आपके पूरा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है भर के कमीशन को, उसको थरली प्रिपेयर करना चाहिए, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पे अपनी एक ओपिनियन होनी चाहिए। जैसे इस बार मुझे पूछा गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपकी ओपिनियन बताइए, डिजिटल करेंसी पे आपकी ओपिनियन बताइए। तो ये जो करंट टॉपिक्स है जो चल रहे हैं, इन पर आपके व्यूज़ खुद के एक अच्छा बैलेंस्ड ओपिनियन प्रिपेयर होना चाहिए। तो इससे आप कमीशन को एक जेन्यून, एक डिसेंट आंसर दे सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू गेट गुड मार्क्स। राइट सर। सो करंट अफेयर्स सोर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कैसे तैयार किया? करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है कभी। मैंने कुछ टॉपर्स को रेफ़र किया, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा और मुझे मेरी स्ट्रैटेजी उनसे सिमिलर लगी, तो मैंने न्यूज़पेपर्स कभी नहीं पढ़े। मैंने कंपाइलेशंस पढ़े हैं करंट अफेयर्स के, और कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो बहुत अच्छे हैं, जिनका कंटेंट बहुत रिच है। उन यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र करके मैं अपने करंट अफेयर्स को इम्प्रूव किया है। राइट सर। प्रिपरेशन के दौरान आप एवरेज कितने घंटे डेली पढ़ने का कोशिश करते थे, फिर क्या टाइम स्लॉट बनाते थे? जनरली देखा जाए तो मेरे 6 से 8 घंटा हो जाता था दिन का, और जब भी एग्ज़ाम नज़दीक हो, जब एग्ज़ाम समीप हो तो 10 से 12 घंटे तक भी पहुंच पाया हूं मैं। और टाइम की बात करें तो मुझे सुबह जल्दी उठकर पढ़ना प्रेफरेबल लगता है, तो मैंने वही किया है। जो टॉपिक्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने सुबह उठकर पढ़े हैं। और जैसे जैसे दिन बीतता है तो मेरी वो इफ़िशेंसी कम होती है, तो मैंने ऐसे टॉपिक्स शाम के लिए रखे जो ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे करंट अफेयर्स हो, जो न्यूज़ आर्टिकल्स हो, जो पढ़ के आपको बस देख लेना है कि अच्छा ये चल रहा है, उसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स मैंने फिर दिन के अंत में करे। ओके। सो सर, नॉर्मली जब प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी के तो स्टूडेंट कहते हैं कि आपको बाकी सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना है, देन आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, या फिर जो हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, तो सर उनके बारे में? मैं भी कहूँगा कि आपको सोशल मीडिया से तो दूर रहना चाहिए। आप यदि सीरियसली देना चाहते हैं, इसका प्रयत्न करना चाहते हैं यूपीएससी की इस परीक्षा में, तो सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूर रहिए। आपका कुछ इसमें कुछ हानि नहीं है दूर रहने से। किंतु हेल्थ को इग्नोर करना तो बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूँ, क्योंकि ये परीक्षा केवल आपके नॉलेज की नहीं है, इसमें आपका पेशेंस, इसमें आपका माइंडसेट, इसमें आपका एक एटीट्यूड चेक किया जाता है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप हेल्दी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो उसके बिना तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि एक माइंडसेट है, एक गेम, ये मतलब माइंडसेट का गेम है। एक आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशंस को, उसका है ये सब। तो आप यदि हेल्दी नहीं हो तो आप वो नहीं कर पाओगे उतना एफिशिएंटली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप हेल्थ पर ध्यान दें। राइट सर। सर, नॉर्मली स्टूडेंट्स तैयारी के दौरान बहुत सारे मटेरियल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये भी पढ़ लें, कहीं यहाँ से ना चला जाए। तो सर, आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो किया है, तो सर उनके बारे में बताइएगा। हाँ, ये सबके साथ होता है, मैंने भी किया था। जब मेरा पहला प्रयत्न था तो मैंने भी काफ़ी बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करी। बट ऐसा है कि आप सीखते हो इससे। मैं ये कहूँगा कि आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और देखिए आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। बट मुझे उसमें कोई पॉइंट नहीं लगता कि आप एक ही चीज़ दोबारा 2-3 सोर्सेज से पढ़ रहे हो। उससे अच्छा आप एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए, वही आपको एग्ज़ाम में याद आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो याद आएगा वही आप लिख पाओगे, और उसी के आपको नंबर मिलने हैं। आपको कितना पता है उसके नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए कम सोर्सेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपकी स्ट्रैटेजी एक स्ट्रीमलाइन हो सकती है। राइट सर। जो आपका ऑप्शनल है सर, एग्रीकल्चर, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो सर उसमें से कुछ रख सकते थे, आपने एग्रीकल्चर एकदम डिफरेंट मतलब ऑप्शनल रखा, तो ऐसा क्या कारण था सर? जब मुझे ऑप्शनल का चयन करना था तो मेरे पास 3 ऑप्शनल थे। मैं साइंस ऑप्शनल को प्रेफर करता हूँ, तो मेरे पास 3 विकल्प थे कि एक तो मैं केमिस्ट्री ले लूँ, मैथमेटिक्स ले लूँ, या फिर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था मेरा, और जब मैंने सिलेबस भी पढ़ा और क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी करनी थी तो मुझे एग्रीकल्चर डुएबल भी लगा, तो इसलिए मैंने तब एग्रीकल्चर का चयन किया। सो एग्रीकल्चर कैसा रहा आपकी मतलब जर्नी में देखा जाए तो? एग्रीकल्चर ऑब्स्टैकल तो नहीं बना मेरे जर्नी में। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया, सेकंड में क्लियर किया मैंने, तो एग्रीकल्चर ने मुझे पीछे नहीं रोका, ऑब्स्टैकल नहीं बना वो मेरे जर्नी में।
या राइट सर, जर्नी काफ़ी लंबी होती है और नॉर्मली सर यूपीएससी को कहा जाता है बहुत अनसर्टेन एग्ज़ाम है। तो सर जब आप तैयारी में आए थे तो क्या आपने भी ऑप्शन के बारे में सोचा था कि नहीं ठीक है, अगर यूपीएससी नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ जा सकता हूँ? वो बहुत आवश्यक है कि आप कोई बैकअप प्लान लेके आए इस परीक्षा में, और ये सच बात है कि ये बहुत अनसर्टन है। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको इसमें कितना समय बिताना पड़ सकता है। मैं फॉर्चुनेट था, मेरा दूसरे प्रयत्न में हो गया क्लियर, किंतु एक बैकअप प्लान तो चाहिए आपके पास हमेशा। तो मैंने सोचा था कि नहीं होगा मेरा तो मैं कोई बी स्कूल में एडमिशन ले लूँगा इसके बाद, या मास्टर्स कर लूँगा, ताकि मैं पुनः अपने फील्ड में जा सकूँ। क्योंकि एक बार ये करने के बाद आपका गैप बहुत हो जाता है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है तो अब मुझे अभी 2.5 साल हो गया ग्रेजुएशन करके, तो इसके बाद मैं अगर मेरे फील्ड में जॉब ढूंढने जाऊँ तो वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे इसके लिए मास्टर्स करना आवश्यक है। तो ऐसे कुछ विकल्प आपके माइंड में होने चाहिए जो आप लास्ट रिजॉर्ट में यूज़ कर सकते हो। तो उसी से आपको एक सिक्योरिटी रहेगी और आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा कि जर्नी में कि अच्छा ये नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मुझे खोने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, मैं कर सकता हूँ अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। राइट सर, ओके। सो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं? सभी को मेरा मैसेज ये होगा कि आप खुद देखिए, आपको खुद को समय बिताना पड़ेगा इस परीक्षा के साथ, तभी आप सीखेंगे, आप इवॉल्व होंगे इस परीक्षा के साथ, और आपको पता चलेगा। आप जब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या आवश्यक है इस परीक्षा के लिए और क्या आवश्यक नहीं है, तब तक आप सही दिशा में नहीं रहोगे। और उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे बात करिए, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को रेफ़र करिए, उनके ब्लॉग्स को पढ़िए जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर करी है पहले। आप देखिए कि उन्होंने कैसे अप्रोच किया इस एग्ज़ाम को। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है इस परीक्षा को अप्रोच करने का। तो आपको ऐसे 100 तरीके देखने मिलेंगे। आप फिर डिसाइड कीजिए कि आप किस टॉपर से रिलेट करते हैं, आपकी स्किल सेट किससे सिमिलर है, तो उसकी स्ट्रैटेजी को आप देखिए, उससे खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। वही आपको इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने को लाभदायक हो सकती है। This is the only message I have for everyone, and I wish them all the best. Okay, thank you so much sir for your lovely message. So guys, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।